नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन का पार्ट 6 या चैप्टर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन एवं वन्य जीवों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, पश्चिमी घाट पर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं? पहला है हमारा, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। दूसरा है, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। तीसरा है, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारे तीनों ही सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर पत्तेदार बितान का गठन करते हैं। बितान का ऊपरी हिस्सा अक्सर समृद्ध अधिपादप वनस्पति का समर्थन करता है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? यह हमारा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में होते हैं। ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है। जैसे पश्चिमी घाट दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के लिए विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। यह हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है। ऑप्शन बी सही है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ये हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन बी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह वायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा वायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। यह बायोम पृथ्वी के आधे से अधिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात को संजोए हुए है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष उगते हैं, जिनका विशिष्ट स्तर होता है। वनस्पति जीवन में इतनी विविधता पाई जाती है कि 1 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों और पौधों पर चढ़ती बेलें आपस में गुंथकर फंदा जैसा बनाती हैं।
इन बेलों को कठलता या लियाना कहते हैं। सभी ज्ञात कीटों की प्रजातियों में से लगभग 70 से 80% उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में मिलती हैं। पशु जीवन का बाहुल्य है और उसमें काफी भिन्नता है। इसमें भूमि पर तथा वृक्षों पर रहने वाले दोनों जीव शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? यह हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन वनों में सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। यहाँ बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। यह हमारा सुंदरबन, ऑप्शन बी सही है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण से निर्देशित स्थान है। यह हमारा सुंदरबन है, ऑप्शन ए सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। प्रश्नगत उद्धरण में वर्णित स्थान सुंदरबन के निकट प्रतीत होता है। यहाँ के मैंग्रोव क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? यह है हमारा गोवा में, ऑप्शन सी सही है। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? यह है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.45%, गुजरात 23.66%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 12.39% तथा आंध्र प्रदेश 8.12% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? यह हमारा अमेजन वर्षावन, ऑप्शन डी सही है इसका। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। अमेजन वर्षावन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती हैं। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है?
ये हमारा एशिया में है, ऑप्शन बी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्षा में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। इसमें हमारा केवल एक जो कथन है वो सही है। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, ऑप्शन ए सही है। रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा एवं शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह हमारा देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के प्रदेश और पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्र वन। हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में से पूर्व दक्कन पठार प्रमुखतया शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष ये हमारा हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ राजस्थान। ये हमारा उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल की कच्छ वनस्पति है। पश्चिमी हिमालय उप अल्पाइन शंकु वृक्ष वन नेपाल, भारत और पाकिस्तान में विस्तारित हैं। भारत में यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विस्तारित हैं। साइलेंट वैली सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन केरल के पालक्काड जिले में विस्तारित है। सूखे पर्णपाती वनों का विस्तार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा वाले का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा वाले के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव वनस्पतियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं न जाते हैं। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं। इनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। गरान के वृक्ष घने बितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मैंग्रोव या गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा वाले का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है हमारा ये, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह हमारा ए और आर दोनों सही हैं।
तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, अतः कथन ए सही है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ है, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा है हमारा पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। ये हमारा ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ऑप्शन डी। भितरकनिका गरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल है, वर्ष 2002 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा है, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। तीसरा है, टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? ये हमारे तीनों सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो विशेषतः कैंसर के प्रति प्रभावी है, परंतु इसका प्रयोग पार्किंसन रोग या पीढ़ी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग के विरुद्ध भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन है, ए मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। कारण है, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में अग्रलिखित में से कौन सा सही है? ये हमारा ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मैंग्रोव उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। इस प्रकार ये तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा कटाव से रक्षा प्राचीर का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अति विशिष्ट पारिस्थितिकीय निकाय माना जाता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? यह हमारा बांज और बुरुंस। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक और दो। उपोष्ण कटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी खासी पहाड़ियों, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। इनके अलावा बुरुंश या रोडोडेंड्रोन जैसी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जो हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन है, कथन है हमारा, ए वन नवीकरणीय संसाधन है।
कारण है हमारा आर, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसमें हमारा ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा ए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कथन आर है हमारा, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये हमारा ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, दूसरा है हमारा वास्तविक संसाधन, तीसरा है आरक्षित संसाधन। देख लेते हैं। वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन है एल्यूमिनियम हरी धातु है। कारण है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी सही है। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम का लकड़ी के साथ स्थान पर प्रयोग नगण्य ही होता है। एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे मेघालय में। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में ये कई जीवित पुल हैं। अगला टॉपिक है हमारा वनोन्मूलन एवं उसके प्रभाव। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? यह हमारा नगरीकरण, ऑप्शन सी सही है। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वनोन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है? यह हमारा झूम की कृषि। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण यहाँ की स्थानीय जातियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम की कृषि है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि झूम क्या है, तो यह एक कृषि है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर है हमारा, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है।
इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतया विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्रायः वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्रों को दुष्प्रभावित ही करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ह्रास का मुख्य कारण है। ये हमारा औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी सही है। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है तथा खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। यह हमारा इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इसका ऑप्शन डी सही है हमारा, वालपराई। वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्पों में वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय वन नीति 1952। ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद नवीन शर्मा। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जहां से आपको इन वीडियो के पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, वन और स्थायी शहर। 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय वन और स्थायी शहर, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज था। वर्ष 2021 में इसका थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग है। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है। यह हमारा 33% है, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। हमारा सी ऑप्शन सही है, 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? यह हमारा 1/3, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। ये हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संवर्ग नहीं है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न
रूप से वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए: वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा है हमारा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। तीसरा है हमारा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा है हमारा पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए कीटनाशक और कीटनाशक के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। इसमें है हमारा 1, 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। पहला वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण तथा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, जबकि पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है हमारा पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। इसमें कौन से हमारे सही हैं? ये हमारा 2 और तीसरा सही है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ऑप्शन डी सही है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगला टॉपिक हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ये रिपोर्ट पूरी आपको PDF में मिल जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है? यह है हमारा इस टाइम 21%। ऑप्शन बी सही है। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल 21.54% अर्थात लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। ISFR 2019 के अनुसार भारत के कुल 21.67% अर्थात लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? यह हमारा 21.54। अगला क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था? यह था हमारा मिजोरम। ऑप्शन डी सही है। भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों का सबसे अधिक प्रतिशतांश मिजोरम 88.93% का था। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों का प्रतिशतांश इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश 80.3% एंड नागालैंड 78.21% तथा मेघालय 76.76%। ISFR 2019 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत वनों के प्रतिशत का अवरोही क्रम इस प्रकार है। पहले आएगा हमारा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? यह है हमारा 24.16। प्रश्नकाल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, वनावरण वह होता है सिर्फ वनों का उसमें लिया जाता है कि कितना वन है, और वृक्षावरण होता है उसमें हमारे गांव शहर के जितने भी पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उन सभी को लिया जाता है। इसीलिए हमारा इसमें है वनावरण एवं वृक्षावरण 79.42 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण तथा 2.89% भाग पर वृक्षावरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? यह हमारा 21.54%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% क्षेत्र वनाच्छादित है, जबकि ISFR 2019 में वनाच्छादित क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़कर 21.67% हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये हमारा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है हमारा। देख लेते हैं। 12 फरवरी 2018 को 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी की गई। ISFR 2017 के अनुसार देश के कुल वनावरण 70.83 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। हालांकि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। ISFR 2019 में देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है हमारा वन्य जीव अधिनियम, दूसरा है हमारा जैव विविधता अधिनियम, तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर होगा, और ये प्रोजेक्ट हाथी। इसको हमें सही कालानुक्रम में लगाना है। इसमें हमारा पहले हुआ था, पहला सही है वन्य जीव अधिनियम, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट हाथी, फिर आएगा जैव विविधता अधिनियम। ये ऑप्शन बी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। उपयुक्त कालानुक्रम होगा 1, 3, 4, 2। भारत वर्ष का कितना भूभाग जंगल है? ये हमारा बी ऑप्शन सही है, 22.7%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 21.54% भाग पर वनावरण तथा 2.85% भाग पर वृक्षावरण है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। ISFR 2019 के अनुसार वनावरण 21.67% तथा वृक्षावरण 2.89% भाग पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? इसका विकल्प सी सही है, 19%। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? यह है हमारा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। प्रश्न काल में भी मध्य
प्रदेश राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र दर्ज था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत उपग्रह आधारित आंकड़ों के आधार पर भारत के प्रश्नगत राज्यों के वन क्षेत्र इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश 77,482, राजस्थान 16,630, केरल 21,144, उत्तर प्रदेश 14,806। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? यह हमारा डी ऑप्शन सही है, इसमें अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र: मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 55,611 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 51,619 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 50,778 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? यह हमारा मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 2019 के अनुसार राज्यों एवं उनमें वनाच्छादन की स्थिति निम्नानुसार है। मिजोरम 2017 में 86.27% और 2019 में 85.41%। अरुणाचल प्रदेश में 79.96% और ये 2019 में 79.63%। नागालैंड में 2017 में 75.33% और 2019 में 75.31%। मेघालय में 2017 में 76.45% और 2019 में 76.33% था। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? यह हमारा मिजोरम, ऑप्शन सी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 19 के अनुसार मिजोरम में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। यह हमारी रिपोर्टें दी हुई हैं। मणिपुर 17,346, ये हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इनका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? इसका ऑप्शन डी सही है, मिजोरम में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम 86.27% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.96% एवं मणिपुर 77.69% का स्थान है। त्रिपुरा में वनावरण 73.68% है। ISFR 2019 के अनुसार भी सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? यह हमारा मिजोरम। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है तथा संबंधित राज्यों का विवरण निम्नानुसार है। अरुणाचल प्रदेश 21,095, मध्य प्रदेश 6,676 वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है ये। महाराष्ट्र में 8,721, ओडिशा में 6,970 वर्ग किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? यह हमारा मिजोरम का है, ऑप्शन डी सही है। ISFR 2019 के अनुसार भारत के राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रफल के अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों क्षेत्र का
राज्य संघीय क्षेत्र का इस प्रकार है। लक्षद्वीप है हमारा 90.33%, मिजोरम है 85.41%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 81.74%, अरुणाचल प्रदेश है हमारा 79.63% तथा मेघालय है 76.33%। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ये हमारा गलत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, न कि नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है, जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में भी सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, ये हमारा पूर्वी दक्कन में, ऑप्शन ए सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः मध्य उच्च भूमियां, पूर्वी दक्कन, पश्चिमी तट, पश्चिमी हिमालय एवं उत्तरी मैदानों क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। ये हमारा सी ऑप्शन सही है, लगभग 12%। भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। ISFR 2019 के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत 3.02 और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.39 है। इस तरह सघन वनावरण 12.41% है। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा NRSA आंकड़ों पर आधारित वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत 80.3 वनाच्छादित है। ISFR 2017 एवं 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 79.96% तथा 79.63% भाग वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों वनों से ढकना है। इसमें हमारा केवल 2 सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.54% क्षेत्र वन के रूप में है, जबकि ISFR 2019 के अनुसार 21.67% क्षेत्र वनाच्छादित है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 33% क्षेत्र को वनों से ढकना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं? ये हमारा बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 और 19 के अनुसार उपयुक्त राज्यों में वनों का प्रतिशत इस प्रकार है। ये हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, देख लीजिए एक बार इसको भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? यह हमारा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न काल में प्रश्नगत राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का 80.3%, केरल का 49.5%, मध्य प्रदेश का 25.13% तथा पश्चिम बंगाल का मात्र 18.96% हिस्सा वनाच्छादित था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का 79.63% क्षेत्र ही वनाच्छादित है। वर्तमान में लक्षद्वीप, मिजोरम तथा अंडमान एवं निकोबार का 80% से अधिक क्षेत्र
वनाच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। यह हमारा गुजरात तट के सहारे, ऑप्शन सी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्यों संघीय क्षेत्रों का क्रम निम्नानुसार है। पहला हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा आंध्र प्रदेश। नोट, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतया तटों के सहारे ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों में उचित चयन को भरें। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% था। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 एवं 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। अभिलिखित वनों में 72.79% आरक्षित वन, 6.98% संरक्षित वन तथा 20.23% अवर्गीकृत वन हैं। दूसरी ओर सैटेलाइट आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये हमारा पहला मणिपुर, दूसरे नंबर पे आएगा उड़ीसा, तीसरे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हरियाणा आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। देख लेते हैं, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा। ये 17 की रिपोर्ट है और ये 19 की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको देख लेते हैं। प्रश्न राज्यों के अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पर बनाया गया है, जिसके अनुसार 2019 में विकल्पों में प्रदत्त राज्यों का अभिलिखित वन क्षेत्र निम्नानुसार है। आंध्र प्रदेश का हमारा 37,258 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का है 59,772 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा का है 61,204 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का है 51,407 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। यह है हमारा, इसका पहला ऑप्शन सही 0.08 हेक्टेयर। प्रश्न काल अर्थात भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 26,261 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.94% था। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 0.08 हेक्टेयर था। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र 26,268.41 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 32.95% है। अगला है हमारा IUCN व विभिन्न संकटापन्न जातियां। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मछली है। यह हमारा व्हेल शार्क। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में शार्क भारत के गुजरात तट पर आती है। यह समय शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन शार्कों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। यह हमारा गंगा में, ऑप्शन ए सही है। घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा नदी में पाए जाते हैं।
ये बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। हाथी, मगरमच्छ। इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं? ये दोनों ही संकटापन्न जातियां हैं, मगरमच्छ एवं हाथी। ऑप्शन सी सही है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी भी संकटापन्न जातियों की श्रेणी में है, अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह हमारा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ऑप्शन सी सही है। विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी में पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वमन सुअर, स्पाइडर वानर। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? ये हमारा तीन पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर। स्पाइडर वानर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यह हमारा भारतीय वन प्राणी जातियां और वैज्ञानिक नाम। इसको देख लेते हैं। यह हमारा एशियाई जंगली गधा, इसका होगा इकस हेमियोनस और बारहसिंगा, यह है बारहसिंगा। इसका होगा हमारा रूसर्वस दुआउसेली और ये चिंकारा। इसका होगा गजेला बेनेट्टी और ये नीलगाय, इसका बोसलाफस ट्रेगो केमेलस। ये है, इनका मिलान किया हुआ है। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। इसमें क्या घड़ियाल, चर्मपीठ, कूर्म, अनूप, मृग। उपयुक्त में से कौन से संकटापन्न है? ये हमारे तीनों संकटापन्न हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल के दौरान घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल एवं अनूप मृग, बारहसिंगा तीनों ही संकटापन्न की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में IUCN ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ये चंबल नदी पर जाना सबसे सही है। घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखना सबसे सही है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैवियलिस गैंगेटिकस है। घड़ियाल की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? यह हमारा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें केवल 1 और 2 सही है। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। खाराई ऊंट कच्छ में पाए जाते हैं। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ये मैंग्रोव की चराई पर निर्भर हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खाराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यातव्य है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। अगला टॉपिक है हमारा
वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। इनका हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया है? यह हमारा बी ऑप्शन सही है, झारखंड में। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना। दूसरा है वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना। तीसरा है हमारा निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव पर कम करना। किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण पर उनकी आय को बढ़ाना। राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। यह है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए सही है। झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, सुरक्षित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत वन। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ये हमारा 1972 में, ऑप्शन सी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये भी हमारा 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये 1972 में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये हमारा देख लेते हैं इसको। वन्यजीव अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। उपयुक्त कालानुक्रम होगा, जो ऑप्शन हमारा बी सही है वो सही होगा, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। ये 5 वर्ष किया गया है। बस 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ऑप्शन ए सही है इसका। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऑप्शन ए सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूची 6 में रखे हुए विशिष्ट पौधों की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य
वन्यजीव संरक्षण या राज्य सरकार द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस न प्राप्त कर ले। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल विशिष्ट पौधे हैं बेडोम्स, साइकड, ब्लू बेंडा, कुथ, लेडीज स्लीपर ऑर्किड, पिचर प्लांट या घटपर्णी, रेड बेंडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। यह हमारा घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, इन तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किसी किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका ऑप्शन ए सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। यह हमारा 1980। भारत में वन अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। यद्यपि इसके लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। ये 1980 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। पहला कथन है, वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दें। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। इनमें से हमारा केवल 2 कथन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक निर्धारित करें। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाएं और उसको निष्पादित करें। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करें। इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण नहीं है। अतः केवल कथन 2 सत्य है। उल्लेखनीय है कि पहला वर्ष 2018 के पर्यावरण दिवस 5 जून की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी। दूसरा, 5 जून 2018 को ही तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लगाया गया, जो जनवरी 2019 से पूरे राज्य में लागू हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्था स्थित है। यह हमारी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। यह देहरादून में ही स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। यह इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। यह हमारा ऑप्शन डी सही है, 10 वर्ष। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए
वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? यह हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा देहरादून में है। मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, बांस। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस बम्बू पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासियों व गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा 2 और 3 कथन सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 कथन सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारतीय वन अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की अनुमति होगी। यह कथन एक गलत है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेंत, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ता आदि गौड़ वनोपज हैं। साथ ही इस अधिनियम में वन निवासियों को वनाधिकारों के तहत उनके गौड़ वनोपज के स्वामित्व के साथ उसके संग्रह, उपयोग एवं निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। ये विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ये हमारा सुंदरलाल बहुगुणा को। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुई संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? ये हमारे चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी सही है।
चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के। ये वन कटाई के विरुद्ध था, ऑप्शन सी सही है। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? ये गौरा देवी के नेतृत्व में। वर्ष 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर वन कटाई का विरोध किया। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ये ऑप्शन डी सही है हमारा। उपरोक्त सभी को शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। ये हमारा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो निम्न हैं। पहला शिमला, दूसरा जोधपुर, तीसरा त्रिशूर, चौथा है हमारा अकोला, पांचवा शिलोंग, छठा भोपाली, सातवां कटक, आठवां हैदराबाद और नवा रांची तथा श्रीनगर। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, इसका ऑप्शन बी सही है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना। ये टाइगर का संरक्षण करने के लिए है। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? ये ऑप्शन बी सही है, गोंड और कोरकू। गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें हमारा 2 और 3 सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता
निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, अतः कथन 2 सत्य है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा कथन, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और इसकी घोषणा करता है। इसमें 1 और 2 कथन सही हैं, ऑप्शन ए सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों एवं लाभ को तर्कसंगत वितरण है, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय को पर्यावास अधिकार दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडौली जिले के 7 गांवों में जनजातीय समूहों को यह अधिकार दिया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? यह हमारा ऑप्शन डी सही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगल में आग लगना तथा वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण हैं। जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे, बल्कि उनमें आवास व भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। यह हमारा झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना वर्ष 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला टॉपिक है हमारा वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? यह हमारा ऑप्शन बी सही है, जायंट पांडा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। WWF ने वर्ष 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा को अपनाया है। इसका वैज्ञानिक नाम आइलुरोपोडा मेलेनोल्यूसिया है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों
में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इसकी संख्या लगभग 1600 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये हमारा 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 86वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 की विषय वस्तु थीम है वन एवं आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स। विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की विषय वस्तु था सस्टेनिंग ऑन ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? ये हमारा पहला कथन दिया हुआ है। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थन अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। अगला है हमारा, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। सी सही है, 1 और 3 कथन सही है हमारा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? यह हमारा ऑप्शन डी सही है, जापान। वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विकल्प में दिए गए देशों में से जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ये हमारा भूटान, ऑप्शन सी सही है। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। दूसरा है, जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में अवस्थित है। ये हमारा 1, 2 और 4 कथन सही हैं। 1, 2 और 4। यूकेलिप्टस वृक्ष को वानस्पतिक मित्र नहीं शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन 3 गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका।
विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में ओडिशा के नंदन कानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिक आतंकवादी शत्रु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यह हमारा सूरीनाम, ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रश्नगत विकल्पों में सूरीनाम के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। CIA की बर्ड फैक्ट बुक के अनुसार विभिन्न देशों का उनके भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत निम्नानुसार है। यह हमारा वनाच्छादित प्रतिशत दिया हुआ है। पहला सूरीनाम, माइक्रोनेशिया, सेल्सस, तुवालू, पलाऊ, गैवन, सोलोमन द्वीप समूह, मोजाम्बिक, स्वीडन, गिनी बिसाऊ, वेलिजे, लाओस, गुयाना, फिनलैंड, जापान, इंडोनेशिया। इनको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। ये हमारा पीटर्सबर्ग में, ऑप्शन डी सही है। 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। धन्यवाद।